देखिए आज हम आपको बताएंगे गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में? गोलीय दर्पण के बारे में। तो पहले एक बार फिर से पिछली बार तो बताया था ना गोलीय दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण क्या होता है। तो एक बार फिर देख लो गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है ना। स्पष्ट दिख रहा है ना गोलीय दर्पण क्या होता है। देखिए गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो। मैंने बताया था आपको क्या हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो। तो देखो परावर्तक पृष्ठ गोल होने का मतलब क्या होता है कि यह कटे हुए गोले का भाग होता है। देखते रहिए इधर, यह कटे हुए गोले का क्या होता है? भाग होता है। तो जो दर्पण कटे हुए गोले का भाग होता है इसके बारे में थोड़ा लिख देते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण गोले का कटे हुए गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? कटे हुए गोले का एक भाग होता है तथा उसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है ना। अब देखो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के। कितने? दो प्रकार के बताया गया था आपको। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण, ठीक है ना। तो पहले थोड़ा उत्तल दर्पण के बारे में देखोगे, समझ गए। हमने आपको बताया कि गोलीय दर्पण कटे हुए गोले का एक भाग होता है, ठीक है ना। क्या बताया? कटे हुए गोले का एक भाग होता है गोलीय दर्पण। तो उत्तल दर्पण भी कटे हुए गोले का एक भाग होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ये दर्पण मैं बना रहा हूँ, गोलीय दर्पण बना रहा हूँ, ठीक है ना। उत्तल दर्पण का मतलब होता है, देखो इसमें डबल पृष्ठ होते हैं। गोलीय दर्पण में कोई किसी भी गोले में दो पृष्ठ होते हैं। एक होता है अवतल पृष्ठ जो मतलब झुका हुआ पृष्ठ होता है। तो झुके हुए पृष्ठ में जो अंदर का पृष्ठ होता है वो अंदर का पृष्ठ, वो अवतल पृष्ठ होता है। जो बाहर का पृष्ठ होता है वो उत्तल पृष्ठ होता है। मतलब ये अवतल पृष्ठ है और ये उत्तल पृष्ठ है, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण वो होता है जिस गोलीय दर्पण में अंदर की ओर पालिश हुई हो, ठीक है। जिस गोलीय दर्पण में अंदर की ओर पालिश हुई हो और बाहर से प्रकाश का परावर्तन हो, उस दर्पण को क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। फिर से, जिस दर्पण का भीतरी पृष्ठ पालिश हो, जिस दर्पण का भीतरी पृष्ठ पालिश हो और बाहरी पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक विपरीत अवतल दर्पण होगा। इसके बाहरी पृष्ठ पर पालिश होगा और अंदर में प्रकाश और अंदर से परावर्तन होगा, ठीक है। बाहरी पृष्ठ पालिशदार होगा और अंदर की ओर परावर्तन होगा, ठीक है ना। उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। फिर से एक बार, गोलीय दर्पण क्या होता है? कटे हुए खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? ये भी गोलीय दर्पण ही होता है ना। तो उत्तल दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण का भीतरी पृष्ठ पालिशदार और बाहर से प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। अवतल दर्पण क्या होता है? भीतर से प्रकाश का परावर्तन। वेरी गुड, ये होता है अवतल दर्पण जिसका बाहरी पृष्ठ पालिशदार हो और भीतर से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में। अब हम दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाओं को देखेंगे, ठीक है। देखो ये है तुम्हारा दर्पण, मैं एक ही दर्पण बनाता हूं, ठीक है ना। एक ही दर्पण बना रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें ये हमारा अवतल दर्पण है मान लो, ठीक है। अवतल दर्पण है हमारा, ठीक है। तो देखिए दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं। अब वो परिभाषाएं कौन कौन सी हैं ये देखेंगे हम, ठीक है ना। देखो भैया देखते रहो बस, और कोई काम नहीं करना है। देखो ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। चलो देखते हैं। ये जो भी दर्पण हो उसका मध्य बिंदु मतलब बीज का बिंदु, ठीक है ना। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। देखो दर्पण जो होता है उसमें परावर्तक पृष्ठ होते ही हैं,
इसमें कोई शंका नहीं है। तो दर्पण को मैं परावर्तक पृष्ठ बोल दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना ये समझ से बाहर होगा, है ना। तो दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के बीच का बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। पूछ लेता है दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो परावर्तक पृष्ठ के बीच का बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले, अब बात आती है वक्रता त्रिज्या की। देखो त्रिज्या किसे कहते हैं? ये दर्पण जो गोलीय दर्पण है, ये किसी गोले का भाग है कि नहीं है? बोलो, किसी गोले का भाग है कि नहीं है? तो जिस गोले का भाग है उस गोले में केंद्र भी तो होगा, वो कि नहीं होगा? तो यह गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी गोले का केंद्र वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। इसे आप R से प्रदर्शित करते हो। ठीक है, समझ आया? अब देखिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। समझ गए? वक्रता केंद्र को और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, अब तीसरी परिभाषा क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण। ठीक है, देखो यार, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है और टकराकर परावर्तित होती है। तो वह परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, ठीक है ना जी, ठीक है ना। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण जो जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट पे काटती है उसे आप कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस, यानी मुख्य फोकस कहते हैं उसे आप, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं मुख्य फोकस। समझ में आ गया? ये हो गया। अब हम बताते हैं आपको दर्पण के द्वारक के बारे में। किसके बारे में? दर्पण के द्वारक के बारे में। तो यहां से लेकर के यहां तक जो परावर्तक पृष्ठ का व्यास होता है, द्वारक क्या होता है? द्वारक होता है परावर्तक पृष्ठ का व्यास। ठीक है ना। परावर्तक पृष्ठ के व्यास को आप दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है ना। मुख्य अक्ष से संबंधित परिभाषाएं आपकी खत्म हुई हैं। अब इसी में और भी परिभाषाएं हैं, थोड़ा देखिए। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा है। किसकी? वक्रता त्रिज्या की परिभाषा है। तो देखिए, त्रिज्या कहां से कहां तक होती है? केंद्र से साइड तक त्रिज्या होती है कि नहीं होती है ना। गोले में केंद्र से साइड तक त्रिज्या होती है। तो वक्रता केंद्र R और ध्रुव P, इसको P से डिनोट करते हैं और फोकस को F से। ठीक है। वक्रता केंद्र R और P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना। RP के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कही जाएगी, है ना। और फोकस दूरी किसे कही जाएगी? फोकस दूरी किसे कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे P और F के बीच की दूरी को, है ना। P और F के बीच की दूरी फोकस दूरी, और R और P के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या। समझ में आ गया? दर्पण से संबंधित परिभाषाएं आपकी खत्म हुई। ठीक है ना। फोकस दूरी में थोड़ा सा, जैसे मुख्य फोकस में थोड़ा सा डिफरेंट है ना। जैसे मुख्य फोकस में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम दोनों डिफरेंसों को, मतलब दोनों दर्पणों की फोकसों को क्लियर कर देंगे। ठीक है ना। अभी अरे कोई बात नहीं। देखिए, ये है तुम्हारा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है बेटा? अवतल दर्पण। और ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य अक्ष है। और ये देखिए, अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अगर अवतल दर्पण का मुख्य फोकस पूछता है, परीक्षा में पूछ सकता है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बताओ,
तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। परिभाषा क्लियर है? अगर तुमसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस पूछता है, किसका? उत्तल दर्पण का। ये उत्तल दर्पण है ना, क्योंकि बाहर से परावर्तन होगा, अंदर की ओर पारिश है। ये दर्पण का ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र है, ठीक है ना। तो इसमें जब आप इधर से प्रकाश की किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तित होकर अंदर नहीं जाएगी, यहीं जाएगी, बाहर ही जाएगी। तो ये हमें लगेगा कि यहां से आ रही है, ठीक है ना। तो इसका फोकस ये होगा, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होकर मुख्य अक्ष से के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। देखो इसमें मिलती है और इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, बस इतना ही अंतर है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होकर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आप मुख्य फोकस कहते हैं, और इसमें जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब अवतल दर्पण में जिस बिंदु पर मिलेगी उसे फोकस कहेंगे, और उत्तल दर्पण में जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी उसे फोकस कहेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? इतनी ही परिभाषाएं हैं गोलीय दर्पणों की, ठीक है ना। अब इस तो दर्पण के बारे में हमने आपको बताया है, ठीक है ना। तो जब दर्पण के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो देखो एक गलती हमसे हो गई है भैया, वहां पे हमने बता दिया था वक्रता केंद्र को R से डिनोट करते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, वक्रता केंद्र को C से दिखाते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको फोकस दूरी के बारे में बताया, ठीक है ना। किसके बारे में? फोकस दूरी, उत्तल दर्पण के और अवतल दर्पण के फोकस दूरी के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। मतलब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी के बारे में हमने आपको बताया है। तो आप एक बार समतल दर्पण पर विचार करो, क्योंकि समतल दर्पण के वही बारे में हमने आपको बताया है। समतल दर्पण पे विचार करो और ये बताओ कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, ठीक है ना। इसका उत्तर आप हमें स्वयं देंगे खुद, ठीक है ना। आप लोग भी देना कमेंट बॉक्स में, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। और इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है खुद। इसको आपको पता ही है, इसको जान गए होंगे, मैंने बताया है परिभाषा इसकी। जितने प्रश्न आपको देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो और इनके उत्तर को लिख डालो, ठीक है। हाँ, इसके आगे हम आपको अगली बार बताएंगे, ठीक है ना।